क्रिकेट वर्ल्ड कप सीरीज के बाद अब यहाँ पर टी20आई ट्राई सीरीज की बारी है आज से। और आखिर ये टी20आई ट्राई सीरीज जो है वो कौन जीत सकता है, कनाडा, ओमान या फिर नेपाल। इन तीन टीमों में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में तो डेफिनेटली कनाडा ने डोमिनेट किया है और ओमान और नेपाल जो है वो काफी पीछे कहीं ना कहीं रह गई। लेकिन अब एक और सीरीज शुरू होने वाली है, नामीबिया, यूएसए और यूएई, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो एक दिन डिले है तो उसके बारे में कल यहाँ पर जरूर बात होगी। लेकिन आज इस टी20आई ट्राई सीरीज की बात करें तो आखिर ये टी20आई ट्राई सीरीज जो है आखिर जीतने में कामयाब कौन हो सकता है, ये अब जानने की यहाँ पर जरूरत है। इस वीडियो में थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन जो है किसका पलड़ा जो है कितना ज्यादा भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ओमान और नेपाल जो है वो तो अपने घर से बाहर खेल रही है और कनाडा जो है वो अपने घर में खेल रही है। हालांकि आपको बता दें कि कनाडा अपने घर में पहली बार कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने जा रही है। जी हाँ, टी20आई उन्होंने अभी तक खेला नहीं है अपने घर में, अगर हम बात करें काफी लंबे टाइम से। और अपने होम में कनाडा में वो पहली बार टी20आई खेलने जा रहे हैं। कभी उन्होंने बरमूडा में खेला जो क्वालिफायर वगैरह हुए, कभी उन्होंने यूएसए में खेला, अब जो उनकी बायोलेटरल सीरीज हुई थी वो भी यूएसए में हुई थी, यूएसए के खिलाफ हुई थी। अभी वर्ल्ड कप खेला वो भी यूएसए में। कनाडा में एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच उन्होंने अभी तक खेला नहीं है, पहली बार होगा जब वो नेपाल के खिलाफ भिड़ेंगे टी20 आई में पहली बार अपने होम में। तो कह रहे हैं विंस की अगर बात करें तो लास्ट 5 मैचेस में, पहले रिसेंट फॉर्म जानते हैं, लास्ट 5 मैचेस में नेपाल और ओमान का घर से बाहर और कनाडा का अपने रीजन में, घर में तो वो खेले नहीं तो रीजन में यानी अमेरिका रीजन में क्या विंस रहे हैं लास्ट 5 मैचेस में अगर हम बात करें। नहीं जरूर, देखिए अगर हम लास्ट 5 की बात करें तो नेपाल ने 2 मैच जीते हैं आखिरी के, अगर हम 5 की बात करें। वहीं ओमान ने 5 में से 4 मैचेस, जी हाँ, अगर हम बात करें तो 5 में से 4 मैचेस ओमान ने यहाँ जीते हैं और कनाडा ने 5 में से 1 मैचेस जीतने में कनाडा कामयाब रही है। तो ये है अगर हम आखिरी के 5 मैचेस की बात करें नेपाल की, ओमान की और कनाडा। बिल्कुल, नेपाल ओमान घर से बाहर, याद रखिएगा ये घर से बाहर है, अवे नेपाल और ओमान का अवे है और कनाडा का होम है, होम में तो खेल रही, तो रीजन हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और अपने एसोसिएट टीमों के खिलाफ ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं एसोसिएट टीमों के खिलाफ, जाहिर सी बात आप सोच रहे होंगे ओमान 4 कैसे जीत गया वर्ल्ड कप में, तो अभी बहुत बुरा दुनाई हुई थी। जी नहीं, वो फुल मेंबर के खिलाफ हमने नंबर्स एक्सक्लूड किए हैं और उस हिसाब से तो यहाँ पर जो एसोसिएट टीमों के खिलाफ जो लास्ट 5 मैचेस, क्या आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका वगैरह से नहीं खेलना है, यहाँ पर आपको कनाडा और ओमान से खेलना है। वो कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा आपको जो कॉम्पिटिशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमने लास्ट 5 मैचेस यहाँ रखे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लियरली है कि ओमान जो है वो 4 मैचेस जीतने में यहाँ कामयाब हुआ है इन 5 में। और कनाडा का हाल बहुत बेहाल हुआ था जब यूएसए के खिलाफ उन्होंने सीरीज खेली थी, जहां पर 5-0 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो वो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। जो और एक जीत आप देख भी रहे हैं वो जो मेरे ख्याल से बरमुडा के खिलाफ आई थी। जी हाँ, जब वो इससे पिछले गए थे और क्वालिफायर खेला था अपने रीजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। खैर लास्ट 5 मैचेस में फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके की बयान करती। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जानते हैं इस साल इन तीनों टीमों का जो विनिंग रेशियो है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन देंगे। जरूर, देखिए अगर हम बात करें ओमान का, अगर हम देखें तो यहाँ पर ओमान को अगर हम देखेंगे तो 18 मैचेस वो इस साल खेल चुके हैं टी20आई में, जिसमें 9 में उन्हें जीत मिली है। और उसके बाद हम देखें नेपाल को तो वो सेम एज 18 मैचेस वो भी खेल चुके हैं, जिसमें उन्हें 7 जीत मिली है। और कनाडा इस साल 10 टी20आई अब तक खेल चुका है, जिसमें उसको सिर्फ 2 में जीत मिली है। तो आप क्लियरली आप अगर देखें तो नेपाल और ओमान के खासा मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन विंस हम देखेंगे तो ओमान के ही सिर्फ 50% है, वरना बाकियों का हाल थोड़ा बेहाल। बिल्कुल, नेपाल का आप करीब करीब 40% मान लीजिए आसपास के है, ओमान जो है 50% के आसपास है और कनाडा जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मेरे ख्याल से अगर देखें 20%, जी हाँ 20% यहाँ पर कनाडा का हो जाता है। तो कनाडा ने ओडीआई में बहुत अच्छा जरूर किया है, लेकिन टी20आई में हालांकि यहाँ उन्होंने आयरलैंड को जरूर मात दी थी वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस साल का पूरा नंबर्स देखेंगे तो डेफिनेटली नेपाल और ओमान ने बेटर किया है टी20आई में इन कंपेयर टू कनाडा। लेकिन वही बात होती है, सही वक्त पर चोट मारना। कनाडा ने टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड को मात दी थी, जो ओमान और नेपाल में से कोई भी टीम कर नहीं पाई। तो खैर ओमान नामीबिया के खिलाफ एक मैच उन्हें मिला था एसोसिएट का वर्ल्ड कप में, वो वहां पर नहीं हरा पाया हमने। और उसके बाद नेपाल को 2 मौके मिले, नीदरलैंड के खिलाफ थे, साउथ अफ्रीका, और उसके बाद साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी टीम जरूर थी, लेकिन इतना क्लोज पहुंचे थे। और एक समझ लीजिए आप मामूली सा स्कोर था, रन बॉल भी नहीं था। जी हाँ, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली वहां पर डिसअपॉइंट उन्होंने भी किया है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है इन 3 टीमों के बीच में। लेकिन जो उनकी इस साल की फॉर्म है वो यही है जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, विनिंग परसेंटेज इन टीमों का यही है। चलिए
अब जब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब अगर देखें इन तीन टीमों के टॉप स्कोरर एंड इस साल के रीसेंट फॉर्म देखना जरूरी है, इस साल के कौन कौन से रहे, तो ये आपको हम बताएंगे। पूरी लिस्ट है। आकिब, रोहित और निकोलस कीर्तन, ये इस साल अपनी अपनी टीमों के लिए T20 में सबसे ज्यादा रन मारने वाले प्लेयर है। जी हाँ, इस साल 2024 की हम बात कर रहे हैं। आकिब ने 27 के एवरेज से 406 रन किए हैं, 3 50 उनकी यहाँ पर हो जाती है। रोहित पटेल ने 24 के एवरेज से 365 रन किए, 1 50 और 4 30 उनकी हो जाती है। और अगर आप देखें निकोलस ने, जो कि कप्तान है कनाडा के, और रोहित भी कप्तान है, आकिब भी कप्तान है। अरे इत्तेफाक से तीनों ही कप्तान है, ये मैंने अभी गौर किया, तीनों ही कप्तान है, जो कि और तीनों ही कप्तानों ने सबसे ज्यादा रन किए अपनी टीम के लिए इस 2024 में T20 में। और निकोलस 32 की एवरेज से 322 रन करने में कामयाब रहे, 250 और 2 30 उनकी रही, यानी सबसे अच्छी एवरेज जो है वो निकोलस की रही है इस साल इन तीनों की अगर बात करें। उसके बाद आकिब और उसके बाद रोहित की कहीं ना कहीं हो जाती है। तो इन तीनों ने नेपाल के लिए माफ कीजिएगा, नेपाल, ओमान और कनाडा अपनी अपनी टीमों के लिए सबसे ज्यादा रन यहाँ पर किए। एंड फिर से इनसे उम्मीद रहेगी टीम को, बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली है जब आप अपने प्लेयर के बहुत बड़े अपने बैटिंग ऑर्डर भी इनका आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस तरीके से ये बैटिंग, क्योंकि ये प्लेयर तीनों ऐसे हैं जो इनिंग को बिल्डअप भी करना जानते हैं और स्ट्राइक रेट को तेज भी करना जानते हैं। ये दोनों काम यहाँ बात T20 की हो रही है, स्ट्रिक्टली T20 में बिल्डअप के लिए आपको 50 या लंबी नहीं खेलने की जरूरत नहीं है, 15-20 बॉल बिल्डअप करें फिर भी मार सकते हैं। जरूर। तो ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो इनिंग को बिल्डअप कर स्ट्राइक रेट को ऊंचा लेकर जा सकते हैं, और हमने देखा भी है इन्हें इस साल ये करते हुए। तो वाकई में ये तीनों प्लेयर बहुत अपने जैसा नाम है वैसे ही अब तक तो इनका पर्सनली अगर आप देखेंगे कई मौकों पर बेहतरीन काम रहा है, कई मौकों पर थोड़े चूक भी गए हैं रन करने से। ज्यादातर इंपॉर्टेंट मौके पे ही चूके, ज्यादा अगर हम कहें ज्यादा इंपॉर्टेंट मौकों पर रन थोड़े नहीं आए हैं, तो उस पर फोकस देने की जरूरत है। अब ये ट्राई सीरीज शुरू हो रही है तो बहुत अच्छा मौका है एक नए सीजन को शुरू करने का, नई तैयारी करने का। तो बहुत बेहतर होगा अगर ये तीन प्लेयर अपना रिदम लेके चले। बिल्कुल। उसके बाद यहीं पर इसको शिफ्ट करें टॉप विकेट टेकर्स की। तो इस साल जो इन तीन टीमों के लिए टॉप विकेट टेकर्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो ये है। आकिब इलियास, जिन्होंने 56 ओवर डाले इस साल T20 में, 22 विकेट निकाले हैं, अंडर 6 की इकॉनमी है। दीपेंद्र सिंह ऐरी 44 ओवर डाले, 18 विकेट, 5.81, यानी इस साल T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो नेपाली बॉलर हैं T20 में वो दीपेंद्र सिंह ऐरी, जिन्होंने 18 विकेट निकाले हैं, अंडर 6 की इकॉनमी से अच्छी इकॉनमी है। बिलाल खान ने 53 ओवर डाले हैं, 18 विकेट निकाले और 8.13 की इकॉनमी है। बिलाल खान की इकॉनमी बहुत ही ज्यादा खराब यहाँ पर रही है, ये कहना होगा। और ये हमें दिखा भी, एससी प्रीमियर कप में उन्होंने डिसअपॉइंट किया था, तभी ये ओमान जो है वो प्रीमियर कप जो है वो क्रैक नहीं कर पाया, फाइनल नहीं जीत पाया, वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा उनके लिए। जी मिस जरूर करेंगे, क्योंकि कहना होगा बिलाल खान हमें नजर नहीं आए वहां पर, और यहाँ पर भी नहीं आएंगे क्योंकि वो इस दौरे में है नहीं। जी हाँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक रहा है कि बिलाल खान यहाँ है नहीं, और थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस ऐसी अप टू द मार्क नहीं रही है हाल ही में। अगर आप देखें चाहे वर्ल्ड कप हो, प्रीमियर कप भी हो, तो उसको लेकर ये एक थोड़ा सा ओमान के लिए सेटबैक जरूर। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे तो बॉलिंग लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आकिब दोनों में आ रहे हैं, यानी ओमान के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस साल T20 में आकिब इलियास नहीं दिया है, चाहे वो बॉलिंग से हो चाहे वो बैटिंग से हो, वो दोनों में नेपाल के लिए टॉप परफॉर्मर है। और साथ साथ में उनके कैचेस वगैरह भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ली थी, उनकी फील्डिंग भी अच्छी खासी यहाँ पर रही है। और वहीं पर बात करें विकेट से, दीपेंद्र सिंह ऐरी नेपाल के लिए, और बिलाल खान ने जो कि इस दौरे में नहीं है वो उन्होंने ओमान के लिए यहाँ पर कर दिखाया है। तो ये हाल है टॉप परफॉर्मर्स का इस साल की अगर बात करें। एंड एट टाइम यहाँ बात कर लेते हैं स्क्वाड वगैरह के बारे में। नेपाल ने जो है अभी तक जब हम वीडियो बना रहे तब तक कोई स्क्वाड की अपडेट यहाँ पर दी नहीं है, तो इसका मतलब शायद इसी स्क्वाड के साथ जो है नेपाल वो कंटिन्यू करना चाहेगा, क्योंकि अब तो टाइम भी इतना बचा नहीं है और अभी तक फिलहाल अपडेट नहीं है जब तक हम इस वीडियो को यहाँ पर बना रहे हैं। और वहीं पर ओमान की बात करें तो ओमान ने वही स्क्वाड अपनी अनाउंस की थी जब उन्होंने पूरे टूर के लिए वो आए थे, वही स्क्वाड है जो कि ओडीआई में भी रही थी, उसी स्क्वाड से, और अमूमन उसी प्लेयर वही सब प्लेयर्स वो T20 में भी खेलते हुए हमें नजर आते हैं। वही कनाडा ने कुछ चेंजेस यहाँ पर जरूर किए हैं, 3-4 चेंजेस किए और अपनी स्क्वाड को कल अपडेट कर वापस से सबके सामने प्रेजेंट किया। एंड कनाडा के कुछ 8 प्लेयर जो इंक्लूड किए गए, उनकी कुछ पोटेंशियल क्या है उनके बारे में? नहीं, जरूर देखिए, कन्वरपाल थदगुर हैं एक जो बल्लेबाज हैं, वो मिडिल और लोअर ऑर्डर में आ रहे हैं। और उसके बाद युवराज सामरा, जिन्होंने इस साल जो ट्राई सीरीज हुई थी ऑडी में मलेशिया, हांगकांग और कनाडा के बीच, वहां पर उन्होंने शतक लगाया था, एक वो भी हैं। उसके बाद दिलप्रीत बाजवा, उनको भी इस पर जोड़ा गया है, जो ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाज, माफ कीजिएगा, टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो बैट्समैनों को थोड़ा ज्यादा जोड़ा गया है। अंश पटेल पहले भी थे, अब भी हैं। अखिल कुमार को जोड़ा गया है साथ में, जो खुद एक बल्लेबाज और एक बॉलिंग के रूप में है, बॉलिंग ऑलराउंडर आप जिन्हें कह सकते हैं, वो है। इस तरीके
तरीके से। तो बैट्समैनों को यहाँ ज़्यादा फिलअप किया गया है, यानी कि उन्हें ट्राई ज़रूर किया जाएगा इस मौक़ों पर, उन्हें मौके ज़रूर दिए जाएंगे। सीनियर थोड़े प्लेयर्स को इन और आउट कर इन माफ़ कीजिएगा 4 मैचेस में कनाडा अपने खिलाने वाला है, इतना ज़रूर डेली क्रिकेट को लगता है। बिल्कुल। वहीं पर अगर ओमान की बात करें तो बहुत सॉर्ट आउट है। आकिब इलियास, जतिंदर सिंह को कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लगता है लेना चाहिए, या फिर कश्यप, प्रतीक अठावले और आकिब वगैरह इनके साथ ही आपको जाना चाहिए? जतिंदर सिंह के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ज़रूर देखें, अब ओडीआई 50 ओवर में जब वो टेस्ट हुआ था उनका, उन्होंने पहले वो खेला ए साइड के साथ, तब वहाँ पर तो T20 में अब शायद उन्हें मौका देना कैसा रहेगा ये बोर्ड जाने, लेकिन ठीक तो नहीं है। जो खेल रहे हैं आपके साथ, जो रेगुलर आप जुड़े हुए हैं, उन्हें ही मौके देना ज़्यादा ज़रूरत है। जब 50 ओवर में मौका नहीं दिया तो यहाँ पर 50 ओवर में चारों मैचेस में मौके मिलते तो और बेहतर होता। शायद चारों मैचों में उन्हें मौके मिले भी नहीं। 20 ओवर में अब लगता ज़रूर है कि हाँ 20 ओवर में वो ओपनिंग करेंगे। थोड़ा सा ये फैक्ट समझ में नहीं आता कि 50 ओवर का खेल कर देख कर आपने उन्हें टीम में लिया, आप 20 ओवर में भी उन्हें ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब फैसला है। बिल्कुल। और एक चीज और है कि अगर आपको ये डिसाइड भी करना पड़ेगा कि आप उनको चाहते किस वजह से है, कि अगर आप ये चाहते हैं कि जतिंदर सिंह हमारे साथ ओडीआई में 50 ओवर में लंबा चले, हमें उनकी वहां जरूरत है, तो फिर आपको T20 सीरीज से उन्हें एक्सक्लूड करना चाहिए, उन्हें रेस्ट देना चाहिए और किसी और को यहाँ पर खिलाना चाहिए। अगर क्यों हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब रही है, इसीलिए वो फॉर्म से जूझ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उसमें आप T20 खिलाकर और ज्यादा उनकी फॉर्म को ओडीआई में लॉन्गर फॉर्मेट में कहीं आप दूर ना करते, थोड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। वहीं पर नेपाल की अगर बात करें तो उनके जो रन्स करने की जिम्मेदारी रहेगी वो डेफिनेटली कुशल भुरतैल है। उसके बाद अगर आप देखें कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह हैरी, अनिल शाह, आसिफ शेख, रोहित पटेल जो कि टॉप स्कोरर है इस साल के नेपाल के लिए, इन्हीं सब के कहना करेंगे इन्हीं को एक अच्छा खासा बड़ा टोटल कर देना पड़ेगा टीम को। और यही सब अपने टीम के हिटर्स हैं, T20 में स्कोर्स भी लगातार कर रहे हैं और रोहित जो है वो लीड कर रहे हैं इस साल रन स्कोर का। तो इन सबको कहीं ना कहीं रन करने की जिम्मेदारी पर रहेगी। एक चीज जरूर है कि अनिल शाह को जो है कोशिश करिएगा कि चारों के चारों मैचेस जरूर आप खिलाएं T20 में, तो काफी अच्छी वगैरह हिटिंग कर लेते हैं। और किस डाउन पर खिलाने निकला है वो फिर से कप्तान और कोच की बात है, लेकिन अनिल शाह को डेफिनेटली यहाँ पर मौके ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए इन चारों मैचेस की अगर हम बात करें। खैर, तो ये कुछ था स्क्वाड से रिलेटेड डिटेल्स है, लेकिन जो ओवरऑल इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो दूर से आपको कुछ भी क्लियर नजर नहीं आएगा कि आखिर T20 सीरीज कौन जीतने वाला है। सारी चीजें हमने आपके सामने रखी कि कनाडा का रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब रहा है, लेकिन कनाडा ने वर्ल्ड कप में आयरलैंड की टीम को मात दी है। निकोलस के अंदर टीम कैसी परफॉर्मेंस करती है, ओडीआई का कॉन्फिडेंस वो यहाँ पर लेकर आएगी। वहीं पर अगर आप देखें ओमान और नेपाल, इनका जो साल है, इस साल में ओमान का 50% विनिंग रेशियो है, नेपाल का 40% विनिंग रेशियो है, लेकिन रिसेंटली इनका भी कुछ खासा रहा नहीं है। तो ऑन ऑफ मामला है सभी के लिए यहाँ पर हो जाता है। नहीं, जरूर देखिए, बैटिंग फेलियर हमें बहुत नजर आए हैं इस साल। अगर हम देखें ओमान और नेपाल की तरफ से, कनाडा की तरफ से जो था वो बॉलिंग फेलियर रहा था वर्ल्ड कप में। अगर हम बात करें यूएसए के अगेंस्ट, जो मेरे ख्याल में जहाँ वही मैच था जहाँ 199 बनाए थे और यूएसए ने उसको चेस कर लिया, वो एक बहुत बड़ा था, वरना 2 मैच जीतता वहाँ कनाडा, बहुत बेहतरीन होता। लेकिन ओमान नेपाल के लिए बहुत बड़ी बैटिंग फेलियर रहा है ये साल जो लेकर आया है T20 में। बार बार हमें फेलियर्स देखने को मिले हैं बल्ले से, और उम्मीद करेंगे कि अब नई शुरुआत होने जा रही है, नया साइकिल शुरू होगा, तैयारी शुरू होगी, तो उस लिहाज से अब वो गलती दोहराई ना जाए, ये देखने वाली बात होगी सीरीज दर सीरीज। यहाँ पर भी फिर आने वाले T20 ट्राई सीरीज बाइलैटरल्स में, और फिर आगे आने वाले वक्त में, इतना भी आगे नहीं कि वर्ल्ड रीजनल फाइनल या वर्ल्ड कप भी पास आ जाए, इतना भी नहीं, अब से ही देखना होगा कि गलतियां कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं। बिल्कुल। इसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो T20 को तुक नहीं बनता, T20 सीरीज इस वक्त तो वेस्ट ही कहीं ना कहीं हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी गलत सोच है। क्योंकि जिस सोच की वजह से T20 सीरीज कराई गई थी, वो जो सिलसिला है वो यहाँ से चालू हो जाता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। आप वर्ल्ड कप आने से, रीजनल फाइनल क्वालिफायर आने से ठीक 15 दिन पहले वाली प्रैक्टिस वाली कहानी अभी भी दोहराना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं अभी से स्ट्रिक्टली हम इन T20 मैचेस को लें और उस पर सही से काम करें, वो आपके ऊपर डिपेंड कहीं ना कहीं करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ।